नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB रिएक्शन चैनल। और आज हम फिर कोटद्वार की ओर जा रहे हैं, नोएडा से कोटद्वार के लिए, जहां की सिद्धबली महोत्सव का 3 दिन का आयोजन हो रहा है। तो चलो उत्तराखंड की ओर चलते हैं और कोटद्वार सिद्धबली महोत्सव के एक साक्षी बनते हैं और वहां के नज़ारे लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ टोल प्लाजा, ये आ गया जी मेरठ टोल। आज तो यहाँ भीड़ नहीं है। जब मैंने आपको पीछे एक बार दिखाया था उस टाइम पे यहाँ नोएडा की तरफ को आने के लिए, मतलब दिल्ली की तरफ आने के लिए टोल पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये मेरठ टोल के समाप्त होने के बाद हम ये एक्सप्रेस रोड पर आ गए हैं, जो कि NHI के द्वारा संचालित है, और ये उतर गए हैं हम उसकी ओर। और अब ये हम जा रहे हैं कोटद्वार के लिए, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि यहाँ टोल जो है बहुत नज़दीक में बनाए हैं। जैसे कि ये मेरठ टोल से उतरने के बाद 20 किलोमीटर के अंदर ही दूसरा टोल जो है वो आ जाता है। यह गलत है। सबसे कीमती समय है, सही बात, ठीक है। उसके साथ साथ ये लो जी NHI का टोल रोड शुरू हो गया। ये है एयरपोर्ट, ये आ गया जी, ये आखिरी स्टेशन आ चुका है, रैपिड मेट्रो मेरठ वाला, हम कॉलोनी के सामने। और ये स्टेशन देखो, अभी आखिरी स्टेशन जो है ये बनने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये तकरीबन 80% से ऊपर बन चुका है। और बाकी जो है इसका अन्य काम हो रहे हैं। इनमें सारे इलेक्ट्रिक के और सिविल के काम हो रहे हैं, और ये क्रॉसिंग बन रही है। ये स्टेशन है, और ये आगे वापिस पार्किंग और उस अन्य सुविधाओं के लिए रेलवे लाइन आगे बस जा रही है। और यही लाइन आगे जाके भविष्य में आगे जब गवर्नमेंट का आगे बढ़ाने का प्रपोजल होगा तो उसके लिए आगे को जोड़ दी जाएगी, जो कि मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्र होते हुए देहरादून या अन्य सहारनपुर अन्य क्षेत्रों के लिए जा सकती है। मैं इसका भविष्य बता दूं लोगों को एक बहुत बढ़िया, कि जैसे अभी बहुत सारे लोग जो IT फील्ड के हैं और जो दिल्ली एयरपोर्ट से वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, तो अभी तो वो क्या करते हैं, आनंद विहार तक आते हैं, आनंद विहार से मेट्रो पकड़ के जाते हैं, या फिर उनको डायरेक्टली एयरपोर्ट तक गाड़ी बुक करनी पड़ती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि कोटद्वार से यहाँ तक आने में उनको 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में यहाँ पे गाड़ी। कोटद्वार क्यों देहरादून से हो गया, जो इस साइड को आने वाले हैं देहरादून से तो शताब्दी है, हाँ देहरादून से शताब्दी है। नहीं, पर वो ट्रेन वो तो आने के लिए वो उसमें भी टाइम लगता है ना, टाइम उसमें शताब्दी हर टाइम थोड़ी चलती है, ये तो हर टाइम चलेगी। हाँ ये है ना। तो वहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से फिर मेट्रो, रैपिड मेट्रो पकड़ के और सीधा सराय काले खां गए, और वहाँ से आगे एयरपोर्ट या बस अड्डे जहाँ भी जाना है वहाँ के लिए पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। फिर वो एक जो मनमानी चलती है एयरपोर्ट तक के लिए टैक्सी करना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कोई बाहर विदेश से आते हैं, कोई बेंगलोर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, पुणे से, तो उनका यही क्वेश्चन होता है, यार बोला एयरपोर्ट तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, जो एयरपोर्ट के बाद कोटद्वार जाना होता है ना, उसके लिए बोल रहा फ्लाइट से ज्यादा महंगा लग जाता है। तो छोटे शहरों के लिए तो वैसे भी वो है, और गाड़ियां इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होती, और जो तैयार होते हैं तो वो अपना मनमाना रेट लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई उनके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है। सरकारी बस सेवा जो है वो इतनी सक्सेस नहीं हो रही है। नहीं, इसका ना मैं देखो बताऊं, इसका एक दूसरा भी आने वाले, मैं आपको एक बताता हूँ होता क्या है, कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें टैक्सेस बहुत महंगे हैं, तो काफी सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट नहीं उतरती हैं, वो आसपास के एयरपोर्ट। टोल आ गया। हाँ, ये खतौली का यह टोल जो है यह खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि आगे लोगों को नजदीक में टोल की झंझट से मुक्ति। काफी सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसको हम लो कॉस्ट कैरियर बोलते हैं। अब देखो वाली लाइन में कोई भी नहीं, सब खाली हो गया। तो
वो कभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं उतरती ड्यू टू GMMR के जितने भी हाई टैक्सेस हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी लो कॉस्ट कैरियर हैं, सपोज दुबई से या मैं बोलूँ थाईलैंड से या सिंगापुर से और जितने भी हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, नेपाल वगैरह से, तो वो उतरती हैं आपकी अमृतसर, जयपुर और चंडीगढ़। ठीक है, तो और वहां से बाय रोड आते हैं? नहीं, तो मतलब वो लो कॉस्ट कैरियर है, तो भाई हमारे लिए महंगा पड़ता है, तो हमको फिर दिल्ली की लेनी पड़ती है। उनकी कॉस्ट आती है भाई 10, 15, 20 हजार रुपए ज्यादा आती है। तो अभी आप फ्यूचर में ये देखोगे कि जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा और जब एयरपोर्ट के बीच में कंपटीशन होएगा, तो यहाँ के टैक्सेस कम होंगे जेवर एयरपोर्ट के, तो यहाँ लो कॉस्ट कैरियर फ्लाइट्स आएंगी। ठीक है, उससे उस वाले एयरपोर्ट पे भी कंपटीशन बनेगा टैक्स कम करने का। नहीं, फिर एयर टैक्सी भी तो चालू कर रही है गवर्नमेंट। वो तो चलो फ्यूचरिस्टिक है, बट जैसे सपोज नहीं, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। अभी क्या है, जैसे इंडिगो में ही है, इंडिगो है, अब हम आते हैं जैसे, तो क्या होता है कि वहां पे इतना ट्रैफिक है एयरपोर्ट पे कि हमें कई बार 1-1 घंटा वहां हैंगर पे खड़ा रहना पड़ता है, बिकॉज वो सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। जेवर एयरपोर्ट में होगा, जल्दी स्मूथ फटाफट उतरेंगे, वहां से RRTS सारा लगा हुआ है, रैपिड रेल पूरी जेवर एयरपोर्ट तक जा रही है, तो आदमी इजीली वहां पकड़ के सीधे यहाँ पहुंच सकता है। उससे तो कई फायदे हैं ना, जिस तरीके से अभी लेआउटिंग हो रहा है ना इसका रैपिड का, जैसे जेवर से और गाजियाबाद होके और इधर से होते हुए अब फिर उधर को घूम रही है, तो उससे क्या है कि जो बीच के जो लोग हैं, कोई जरूरत थोड़ी है उनको एयरपोर्ट ही जाना हर चीज के लिए, तो वो बीच में जो स्टेशन है उनमें उतर के वहां से भी अपना आगे अपनी डेस्टिनेशन को जा सकते हैं। बट मैं आपको फ्यूचरिस्टिक बता रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज अगर आप नहीं, पर एक बात है, मैं एक चीज बीच में एक चीज के लिए रोकता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, जबकि गवर्नमेंट को ये पता है कि भाई, जैसे हम एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोटद्वार है, कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र जो है, ये उत्तराखंड का जो है, उसमें उत्तराखंड में इस समय 2 या 3 ही एयरपोर्ट रन कर रहे हैं, और हिल एरिया होने की वजह से उनके बीच में 2-3 का एक ही तो है। नहीं, वो एक जो जॉली ग्रांट है और एक वो कुमाऊं साइड में भी तो शुरू हो गया ना, एयर टैक्सी। हाँ, जो भी है, मतलब वो कर तो रहा है ना। अब लेकिन गवर्नमेंट जो है बीच में छोटे छोटे हेलीपैड वगैरह या ऐसी एयर टैक्सी के लिए छोटे वो क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि वो उससे जैसे 12 महीने एक तो सर्विस चालू रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो जहाँ की तेली रोतेली है ना, तेली रोतेली जो बुराड़ एकेश्वर ब्लॉक में, वहाँ क्या है कि उसके गांव के पास एक तो वो टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, तेलू रेतेली के बारे में, मतलब वो उसके घर को वगैरह को एक म्यूजियम के तौर पे बना के एक उत्तराखंड का एक डेस्टिनेशन पॉइंट बन सकता है वो। ठीक है, दूसरा ये है कि उसकी जो एरिया में जो खेती और पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पे अगर थोड़ा सा खर्चा करे गवर्नमेंट, ज्यादा नहीं, उसको लेवल करके और एक डेवलप करके, तो उस एरिया में सीधा आगे इतना स्पेस है कि वहाँ जो छोटे लेवल के जो जहाज होते हैं ना, जो कम डिस्टेंस में उतर जाते हैं, जैसे उसके लिए ग्लाइडर टाइप के, या जो कम छोटी सीटें वाले 10-12 सीटें या 20 सीटों वाले, वो आराम से वहां उतर सकते हैं। तो एक तो इमरजेंसी सर्विसेज वहां मिलेगी लोगों को, दूसरा जो टूरिस्ट आएंगे वो सीधा एयरपोर्ट से आके वहां पे, और वहां से जो लोकल लोग हैं उनकी टैक्सी और अन्य जो साधन मिलेंगे, उनसे भी काफी मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। और दूसरा, हर चीज के लिए हम रेल के लिए बोलते हैं या सड़कों के लिए बोलते हैं, जैसा वहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि भाई बरसात में बाढ़ आनी है, स्लाइडिंग होती है, या रेलवे लाइन बनाने के लिए, जैसे पीछे अभी टनल का ही इशू हुआ था उत्तराखंड में, जिसके लिए कि पूरे देश जो है विदेशों से भी एक्सपर्ट बुलाए थे। तो ऐसी स्थिति में जो खर्चे आते हैं या जो स्कीमें फेल हो जाती हैं, उन चीजों से भी बचाया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में ये तो पता है कि भाई जिस चीज का इस्तेमाल जिस लेवल का आदमी करेगा उसके लिए ही वो है, लेकिन फैसिलिटीज तो सबको मिलने के लिए एक संभावना बन जाती है ना। इमरजेंसी की संभावनाएं तो कई लोगों को चाहिए होती है ना। अब जैसे वहाँ हॉस्पिटल नहीं है उत्तराखंड में, अगर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए,
क्योंकि वहाँ मशीनें वैसी चाहिए और डॉक्टरों की हमेशा प्रेजेंसी चाहिए। मशीनें कितनी भी लेवल की बन जाए, लेकिन डॉक्टर तो होने जरूरी हैं, जो कि फैसिलिटी वहाँ डॉक्टर वहाँ जाने के लिए कोई आज की डेट में तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके बच्चों को या उनको ऐसी फैसिलिटियां चाहिए जो कि शहरों के मॉल वगैरह इन चीजों का वो हो गया, सही बात है। एक चस्का चढ़ गया है ना, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं चस्का, है ना। तो अगर इस चीज के लिए अगर वहाँ जो बीमार हो गया उनको अगर वहां से उठा के नियर बाई उसमें ले जाएं और वो जो गवर्नमेंट के ही जो हॉस्पिटल या छोटे एक लेवल के वैसे बना दें, जो हिमाचल में जैसे है। मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, हिमाचल में क्या है कि राजधानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं है, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन बना हुआ कहाँ है? धर्मशाला में। धर्मशाला टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ हेलीपैड बना दिया दोनों के बीच में। गगल एयरपोर्ट जो है, गगल पर एयरपोर्ट भी ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है, ज्यादा उसमें नहीं है, बड़े में। और वहाँ जहाँ की अब बताओ देखो इंटरनेशनल स्टेडियम, वो क्रिकेट स्टेडियम बना दिया वहाँ उन्होंने धर्मशाला का, वो सारा पहाड़ी क्षेत्र के बीच में है। तो उससे क्या है, लोग जा रहे हैं ना वहाँ। सतपुली के बिलखेत में बन सकता है कई वो सतपुली, अरे वो तो अभी हॉस्पिटल बन गया, नहीं तो वहाँ तो एयरपोर्ट बन सकता था फर्स्ट क्लास। बिलखेत में। हाँ, तो अपने घर क्यों बेच रहे हो वहाँ? नहीं, लेकिन एक चीज और इसमें एक बात और है ना, जो देहरादून जा रहे हैं अपने पहाड़ों से घर बेच के या वो करके, तो वो तो बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून और उनके बीच में इतनी दूरी भी नहीं है। वो जो काम करना है वो वहाँ किराए का मकान लेके भी कर सकते हैं। जैसे कोटद्वार में लोग किराए के लिए पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं और किराए पे रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि देहरादून का बेच के कोटद्वार आ रहे हैं या कोटद्वार बेच के देहरादून जा रहे हैं। वो उसका क्या तुक बनता है? वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं, उसका तुक सेंस है कुछ नहीं है, इट्स नॉट कैनी सेंस। ना इधर जॉब है ना उधर जॉब है, वही ठीक है। अगर आप अपने गांव के नजदीक में, अगर सपोज मान लो मेरा घर कोटद्वार के नजदीक है गांव, मतलब 2 घंटे के या 2.5 घंटे के फेर में है, तो इसके लिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई अपने बच्चों को कोटद्वार में रख के और अपने घर को भी देख सकता हूँ, गांव को भी देख सकता हूँ, कोटद्वार से मतलब अप डाउन करके, और अपने हफ्ता 10 दिन में मतलब एक बार चक्कर काट लो गांव में। बिल्कुल हो सकता है ना। और अगर बच्चे इस लायक हैं कि वो अपने लेवल पे पढ़ने के लिए और वो खुद खाना थोड़ा बहुत पकाने की सुविधा कर सकते हैं, मतलब उस उम्र के हो चुके हैं, तो फिर उन्हें तो वहां रखो और हफ्ते 15 दिन में एक बार उनको देखने के लिए 1-2 दिन के लिए आ जाओ, और साथ में घर की कोई सब्जियां या अन्न वगैरह भी ले आओ, वो भी समझ आता है। लेकिन जो आदमी केवल रहने के मतलब से आ रहा है तो गलत है। कर ले। ये लो जी, ये जॉनसट का टोल जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं हम, अभी टोल चालू नहीं हुआ है, और ये अब बिजनौर वाला रोड आ गया है, ये कट आ गया है, जो यहीं से शायद हम बाएं हाथ को मुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे जहर पुरानी गिरोह सक्रिय हुआ करता था। हाँ, चाय में ये आ गया, चाय पी लो, नशीली पेय पिलाता, चाय भी नहीं पी लेते हैं तो आगे पिएंगे जहाँ पे भी पीना। ये अब हम कोटद्वार के लिए मुड़ गए हैं जी, ये बिजनौर के लिए, और सीधा जो रोड जा रहा है वो जाता है वही मेरठ के लिए, मल्टी मिलियन। ये आगे पीछे। अभी रोड पहले उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, लेकिन अब इस समय इस रोड के ऊपर लेइंग का काम हो चुका है, जिसकी वजह से अभी रोड में गड्ढे भी नहीं है और उबड़ खाबड़ी भी नहीं है, और गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो रही है। अच्छा, किसी जमाने में ना जब हम आते थे तो हमारे घर वाले बोलते थे कि कोई भी पैसे पूसे ला रहे हो तो या तो जुराबों के अंदर डाल देना। हाँ, तो वो डर था ना यहाँ चोरी लूट खसोट का। ये चाय की दुकानों में नशा पिलाते थे, नशा साथ में कोई बैठ जाता था। हाँ, तो यही उनका एक अड्डा, ये गढ़ था उनका, यहाँ चेंज होते थे ये लोग। शायद आजकल के लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बिजनौर से खान भाई चलती थी। नहीं, हाँ, आजकल के वालों को क्या पता। हाँ। आजकल तो होल नाइट ट्रैफिक हो गया, पहले तो ट्रैफिक टाइमिंग होते थे, अभी कुछ ही साल पहले तक की ये बात है। बसेस की बसेस लूटी। हाँ, तो ये वही है जब आतंकवाद का और उसका चक्कर है। ये रोड पर काम चल रहा है जी, ये देखिए, ये जो रोड है ये NHI का ही रोड बन रहा है, जो कि मीरापुर से लेके बिजनौर के बीच का क्षेत्र का एरिया में, जहाँ की
फॉरेस्ट की तरफ से ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे, उनको क्लियरेंस मिलने के बाद अब ये रोड पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत कई पेड़ कट चुके हैं। दोस्तों, ये जो रोड है, इस रोड, ये जो है हरिद्वार रोड के नाम से फेमस है कोटद्वार शहर में, और वैसे ये फॉरेस्ट की डिपार्ट की रोड है। आपको ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा होगा, ये दीवार दिखाई दे रही होगी, इस दीवार के साथ ही ये रोड चल रही है और ये सीधा हरिद्वार रोड पर मिलती है आगे जाके चिड़ियापुर के पास। तो इस रोड की ही मैं आपके सामने बात कर रहा था कि यदि इस रोड की चौड़ाई को और इसको थोड़ा दुरुस्त करके बनाया जाए और इसके साथ साथ जो आगे मालर नदी है, उस नदी के पैरेलल में जो नजीमबाद से हाईवे आ रहा है, उसके साथ इसका मिलान कर दिया जाए तो इससे एक और जहां कोटद्वार का जो यातायात है वो है सब सुधर जाएगा और जो कोटद्वार में अनावश्यक भीड़ लगी रहती है वह भी सुधर जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली या अन्य शहरों से आने वाले जितने भी वाहन हैं या यात्रीगण हैं, वे लोग अपने और उनको बाजार में अगर यहाँ कोटद्वार शहर में कोई काम नहीं है तो वह इस रोड के माध्यम से सीधा सिद्धबली मंदिर के सामने जाकर मिल सकते, ऊपर पहाड़ों की ओर जा सकते हैं। और यही रोड जो है आगे सिद्धबली के पास, अगर रोड को हाईवे जो NHI बन रहा है उसके रोड के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो शहर की अंदर आने वाले जो हाईवे से लोग हैं वे भी आ जा सकते हैं, जिससे कि जो हाईवे का कटाव जो इससे क्षेत्र के साथ कनेक्शन कटेगा वह भी पुनः जुड़ सकता है। तो मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में ध्यान दें और साथ ही साथ इस संबंध में पूरा जानकारी लेकर या पूरा सर्वे करके और आगे के क्षेत्र को विकसित करें। इसमें आराम से रोड जो है वो है चौड़ी हो सकती है और उसके लिए ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटियों की ज़रूरत भी नहीं है। लो जी, पहुंच गए हम सिद्धबली मंदिर कोटद्वार और अब हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं और वहां का आनंद लेते हैं। प्रथम दिन जो है यह कलश यात्रा से ये पूजा का प्रारंभ होता है और यहाँ नीचे खो नदी की भी पूजा की जाती है और वहाँ से पूजा करने के बाद मंदिर में आते हैं और वहाँ पर फिर जितने भी कार्यक्रम हैं उनका शुभारंभ होता है। तो ये कलश यात्रा उसी का ही एक हिस्सा है। सिद्धों का डाना में गुरु गोरखनाथ मंदिर है, अंदर पूजा मंदिर अंदर भाजी मंदिर के अंदर। अभी हम पहाड़ की चोटी पे स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में हैं और वहाँ से सिद्धबली धाम का विहंगम दृश्य, पीछे खो नदी, सिद्धबली धाम। ये कोटद्वार, यदि कोटद्वार से इसी खो नदी के बीचों बीच एलिवेटेड पुल बनाकर और रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाया जाए तो ये जो नदी है इसको 12 महीने इस पर यातायात सुचारू रूप से चल सकता है और रेल मार्ग भी आगे पहाड़ों की ओर जा सकता है, जिससे कि पहाड़ों को रोजगार और व्यवसाय मिलेंगे।
शिवली मंदिर के वार्षिकोत्सव में आज तृतीय दिवस में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पधार चुके हैं। आयोजन हो रहा है तो वहीं स्कूलों के बच्चे जो हैं वो है अपने अपने कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं और एक प्रकार का कंपटीशन लड़ रहे हैं जिसमें कि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वगैरह दिए जाते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये स्कूलों के बच्चे मंचन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ कई संस्थाओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की झांकियाँ निकाली गई हैं और झांकियों का आयोजन किया जा रहा है जो कि पूरे शहर में घूमती हैं। ये कलश यात्रा देखो जी मंदिर प्रांगण में आ गई है और अब यहाँ का कार्यक्रम जो है उनका आयोजन शुरू हो जाएगा और वहाँ पे भी पूजा पाठ का आयोजन भी होगा जो कि इस मंदिर में प्रारंभ करने के लिए बहुत ज़रूरी है और महोत्सव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
मेले के साथ साथ यहाँ दुकानें भी सजी हुई हैं और बच्चों को खाने पीने की और खिलौने की दुकानें के सामान लाए जा रहे हैं। यह जो मार्ग है यह मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी पे मंदिर है उसमें जाने का मार्ग है। यह बड़ा दुर्गम है और बड़ा टूटा फूटा ओबड़ खाबड़ है। इसको भी मरम्मत करके नया बनाने की जरूरत है, तभी जो भक्तगण हैं वह ऊपर मंदिर तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। नहीं तो यह इतना खतरनाक है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी पाँव इधर उधर खिसका तो सीधा नीचे खाई में गिरता है आदमी, और वह जो है बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसे सुधारने की जरूरत है। जागरण में जो है यह देवता आ रहे हैं लोगों पे, और हर कोई अपने अपने तरीके से देवता का आह्वान करके और वहाँ नाच रहा है और उसमें अपने सहयोग दे रहा है।
दोस्तों आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो, और चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।